नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैरालिसिस एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या से अक्सर जब एक पेशेंट गुजर चुका होता है वो तब इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। रीज़न उससे पहले हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि शायद हम समझ ही नहीं पाते या समझना नहीं चाहते कि असल में ये प्रॉब्लम हुई क्यों, इसका कारण क्या है। जब कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा होता है या उसके परिवार के सदस्य इस गंभीर समस्या को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं ताकि किसी और व्यक्ति को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और सबसे अहम पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि जो पैरालिसिस की समस्या है असल में इसका कारण क्या है, ये कितने टाइप की होती हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट एक पेशेंट में देखी जा सकती है जिसको पैरालिसिस की समस्या हो गई है। क्या ये बिना दवा के पॉसिबल है और अगर इसमें हम दवा खा रहे हैं तो उससे क्या फायदा है, कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो पैरालिसिस है वो असल में जो समस्या है, हमें देखने में क्या लगता है, हाथ नहीं चल रहे, पैर काम नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, तो समस्या कहाँ आ गई, मुंह में आ गई, हाथ में आ गई, पैरों में आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इवन कई लोग ये कह देते हैं कि आधा शरीर हमारा काम करना बंद कर देता है, जैसा होता भी है। लेकिन ये जो आधा शरीर काम करना बंद कर रहा है, ये आपकी जो समस्या है ये आई कहाँ है, शरीर में नहीं, ये समस्या होती है दिमाग की। तो इसका कारण जो है वो आपका दिमाग है, दिमाग में आई हुई परेशानी है। अब दिमाग में क्या परेशानी है मैं आपको समझाता हूँ। असल में पैरालिसिस दो तरीके का होता है। आप जब इसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दिमाग में परेशानी से कैसे पैरालिसिस हो रहा है। जो दो तरीके का पैरालिसिस है उसमें पहला होता है इस्चमिक और दूसरा होता है हेमरेज। ये दो नाम है जो साइंटिफिकली आप जब किसी को भी पैरालिसिस होता है तो आपको रिपोर्ट्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दो तरीके का जो पैरालिसिस है इससे आप सबसे पहले समझ सकते हैं कि आप या आपके परिवार में अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है तो वो कौन सा हुआ है और किस तरीके से उसका आगे फर्दर इंप्रूवमेंट या ट्रीटमेंट किया जाए। तो जब हम बात करते हैं ना इस्चमिक की, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड पूरे हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, हम सब जानते हैं। और जो ब्लड है उसका काम क्या है, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड लेता है और उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो काम करते हैं ऑक्सीजन के बेस पे। लेकिन जब यही ब्लड समय के साथ साथ हमारे गलत खान पीन के कारण या हमारी बिजी लाइफ में एक्सरसाइज अवॉइड करने के कारण जब हमारा ब्लड थिक होना शुरू होता है तो धीरे धीरे उस ब्लड के अंदर थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, खून के थक्के। आप कुछ ऐसे मानिए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर गांठ जैसी बना देते हैं, छोटी छोटी हमारे ब्लड में थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। अब हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो थक्के भी आपके ब्लड के साथ फ्लो करने शुरू कर देते हैं, तो वो सर से लेके पैर तक हर जगह फ्लो कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब ये थक्का मान लीजिए कहीं चिपक गया तो वहां पर जो स्पेस था ब्लड के पास होने का वो कम हो गया, और इसी के साथ साथ जब एक और थक्का आके वहां पे चिपक गया तो ब्लड के पास होने का जो रास्ता है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा। अब अगर मान लीजिए यही थक्का आपके दिमाग के किसी हिस्से में फंस जाता है तो उस हिस्से के बाद आगे ब्लड नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे दिमाग को काम करने के लिए क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग क्या होता है, वहां पर मर जाता है। उतने टिश्यू उस पार्ट में आपको इफेक्ट देखने को मिलता है जिस पार्ट में आगे ब्लड जाना बंद हो जाता है। हम सब जानते हैं कि पूरे हमारा जो शरीर है वो किसकी कमांड पे काम कर रहा है, हमारे दिमाग की। और जब दिमाग के किसी हिस्से में आप देख रहे हैं कि ब्लड जाना बंद हो गया, उसको इफेक्ट हुआ, वहां के जो टिश्यूज है, जो सेल्स है वो डेड हो गए, तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसी को कहा जाता है पैरालिसिस अटैक। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं यानी हेमरेज की, तो हेमरेज में क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा होता है। जब हमारा ब्लड एक स्पीड से फ्लो कर रहा है तो हमारी पूरी बॉडी में डर रहता है नस के फटने का। नस के फटने का मैं आपको बताता हूँ, कई बार हमने देखा नक्सीर फूट जाती है तो वो क्या होता है, जो कोई भी छोटी सी वेसल है, कोई नस है, वो फट जाती है तो वो ब्लड निकलना बाहर शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये नस नाक की जो फट रही है ना फट के अगर आपके दिमाग में फट जाए तो क्या होगा,
आपके दिमाग में ब्लड फैल जाएगा। ब्लड फैलने की वजह से क्या होगा, जो हमारा हिस्से में ब्लड फैला उतना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहाँ के टिश्यूज जो है, सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो आई होप पैरालिसिस के दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए कि जो आपका इस्चेमिक है, जो आपका हैमरेज है, दोनों में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब इस्चेमिक में जो मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉट होता है, जो थक्का जो जम रहा है, अगर आप कभी भी अपनी रिपोर्ट्स को निकाल के ध्यान से देखें और वहाँ पर आप देखते हैं कि इस्चेमिक प्रॉब्लम जो है आपको पैरालिसिस का रीज़न है, कॉज है, तो अगर आपका ब्लड क्लॉट राइट साइड में आपके दिमाग में आया है तो आपका लेफ्ट साइड, बॉडी का लेफ्ट पार्ट पैरालाइज होगा, और अगर वो जो ब्लड क्लॉट है वो लेफ्ट साइड में आया है तो आपका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। ये सारी डिटेल से हमने बातें की पैरालिसिस के बारे में, उसके कॉजेज मतलब उसके कारणों के बारे में। लेकिन अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, यानी उसके दिमाग का एक पार्ट, कोई भी हमारे दिमाग का एक हिस्सा अगर काम करना बंद कर चुका है, तो इसके आगे क्या होता है, कैसे एक पर्सन को ठीक किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है और कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट उसे दिया जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी को भी पैरालिसिस का अटैक होता है तो पहले 6 महीने में तो हमारी बॉडी जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें ऑटो रिकवर करती है, यानी आपका जो दिमाग है, जो हिस्सा काम करना बंद कर चुका है, उसका काम आपके दिमाग के दूसरे हिस्सों को दिया जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि पहले 6 महीने में चाहे आप मेडिसिन ले चाहे आप ना लें, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, यानी थोड़ा थोड़ा उठना, बैठना, बोलना, चलना, एक टाइम पीरियड के साथ आप देखेंगे पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। बट प्रॉब्लम कब आती है? इन 6 महीनों के बाद, क्योंकि इन 6 महीनों के बाद हमारे दिमाग का जो प्रोसेस था, यानी ऑटो ट्रीटमेंट, जो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग काम कर रहा था, वो प्रोसेस बंद हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है। अब जब हमारे दिमाग में ये प्रोसेस बंद हो जाता है, कम हो जाता है, प्रॉब्लम यहां पे आती है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। पेशेंट दवाइयां खाता रहता है लेकिन उसे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा होता। यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर पेशेंट दवा खा रहा है तो उसे इंप्रूवमेंट क्यों नहीं मिल रहा, और ये जो प्रोसेस चल रहा था ये क्यों रुका, दोनों को समझते हैं। तो हमारे दिमाग का जो ये रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है न्यूरोपैथी। अब हमें क्या करना होता है, आफ्टर 6 मंथ्स अपने इस न्यूरोपैथी को ऑन करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। अब इस प्रोसेस को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? मेडिसिन के द्वारा। लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है या बात है जो आपको समझनी चाहिए कि जो भी पेशेंट, जब हम एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, तो आप वही जो मेडिसिन है उनको कैरी ऑन करते हैं। आप एक बार उन मेडिसिन को चेक करें, क्या आपको कोई भी उसमें मेडिसिन ऐसी मिलेगी जो आपके न्यूरोपैथी पे वर्क कर रही है, हेल्प कर रही है? आप खुद चेक करें, क्योंकि आप ये जान के हैरान रह जाएंगे, आप जो दवा खा रहे हैं उसमें वाइटामिन होंगे, उसमें पावर की आपको इम्यूनिटी की आपको दवाइयाँ मिलेंगी, उसमें आपको आपकी बीपी की मेडिसिन मिलेंगी, बट कोई भी मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके न्यूरोपैथी में हेल्प करेगी। इसीलिए एक पेशेंट दवा खाता रहता है लेकिन उसको कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि सर अगर नहीं है तो हम कैसे इस इंप्रूवमेंट को ला सकते हैं? देखिए, जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, मैंने उसका रिजल्ट आपको बता दिया, उसका इवन बता भी दिया कि क्या आपको रिजल्ट जो नहीं मिल रहा वो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें अभी तक ऐसी मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, बनी ही नहीं है जो आपकी न्यूरोपैथी में हेल्प करे और जिससे पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की और होम्योपैथिक मेडिसिन की, दोनों में आपको ऐसी मेडिसिन मिलेंगी, बल्कि मिलती हैं, जिससे न्यूरोपैथी का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है, हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनका एक ही सवाल होता है कि सर जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किस तरीके से मदद करती हैं हमारी। तो उसका जवाब आई होप सबको मिल गया होगा कि जो भी मेडिसिन न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करती है, उससे प्रमोट करती है, या आप ये कहें कि उसके प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है, वो सारी मेडिसिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जब पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हम उनको
मेडिसिन के साथ साथ एक राइट एक्सरसाइज का पैटर्न भी फॉलो कराते हैं। अब यहां पर एक्सरसाइज के पैटर्न फॉलो कराने के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा। जब हमारे ब्रेन के जिस हिस्से में नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, ये फॉर श्योर है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन जो नया हिस्सा है, जो नया ब्रेन का पार्ट है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ट्रेंड करना है, क्योंकि वो एक नया पार्ट है। अब जब नया पार्ट होता है वो सेम उस बच्चे की तरह है जिसको कुछ नहीं आता, तो बच्चों को हम सारी चीजें धीरे धीरे सिखा रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें अपने दिमाग को दोबारा ट्रेंड करना होता है उन सभी चीजों के बारे में जो हमारा दिमाग नुकसान कर चुका है, भूल चुका है, उसे वो सारी चीजें दोबारा सिखानी होती हैं। तो जब हमें उन्हें सिखाना है, देखो चलते कैसे हैं, तो वो हमारा ब्रेन कमांड देगा, हाथ कैसे मूव करने हैं आपको बैठना कैसे है, बैलेंस कैसे बनाना है, ये सब बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाता है। तो यहां पर हमारे ब्रेन को जब ये सारी चीजें सिखानी है तो इसका एक सेट पैटर्न होता है जिससे उन्हें ये सारी चीजें बिट बाय बिट यानी छोटी छोटे पॉइंट से सिखाई जाती हैं। उसके लिए उनका एक सेट पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज उन्हें समझाया जाता है, जिसको फॉलो करके उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे उन्हें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ डाइट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है एक पैरालिसिस पेशेंट की लाइफ के लिए, क्योंकि जो डाइट आप ले रहे हैं वो डाइट कैसी है, आपको उस डाइट से पावर मिल रही है या नहीं, आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो पेशेंट उस डाइट को एक्चुअली खा पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डॉक्टर टाइम टू टाइम डाइट में चेंज करते हैं और उन्हें ऐसी डाइट देते हैं जिससे सबसे पहले उन्हें पावर मिले। क्योंकि जब आप माइंड को कोई भी चीज़ सिखाओगे, आप एक्सरसाइज कराओगे, तो उसमें एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी डाइट चाहिए। लेकिन जो पेशेंट की हालत होती है वो वहाँ पर डाइट अच्छी कंज्यूम करने के लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पेशेंट कुछ खा ही नहीं पाता है, उसे सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखा जाता है। लिक्विड डाइट के बाद धीरे धीरे उसे रॉ फॉर्म की डाइट पे लाया जाता है। रॉ मतलब उसे जितना भी जो खाना दिया जाता है वो लिक्विड से थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए जैसे रोटियां हैं तो रोटी को दाल में गला के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्राइंड करके मतलब चटनी जैसा बना दिया जाता है, उसको धीरे धीरे वो दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको चेंज किया जाता है। अब ये सारी जो डिटेल है ना, ये जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करते हैं, इवन जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप वहां पर भी कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे अगर पैरालिसिस के ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो फर्स्ट थिंग इज ट्रीटमेंट, सेकंड डाइट एंड थर्ड एक्सरसाइज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से एक पेशेंट के अंदर बदलाव, चेंज हमें देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पैरालिसिस का कारण क्या है, कितने तरीके का पैरालिसिस होता है, ट्रीटमेंट कौन सा सही है, कहां से कैसे ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट का मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर देने का। साथ ही अगर आप चाहें कि आपको अभी आपके सवाल का जवाब चाहिए जो आपके मन में आ रहे हैं, तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर आप कॉल कर हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी पैरालिसिस की समस्या है या जिनके परिवार में किसी को पैरालिसिस की समस्या है उनको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और जो व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है वो भी अपनी लाइफ एक नेचुरल तरीके से दोबारा से ठीक अच्छे हेल्दी वे में जीना शुरू कर दें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।